बहुत कहा जा रहा था कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है भारत सरकार उनको इंक्लूड क्यों नहीं करते, एक बहुत बड़ी मांग थी और इस बार इंक्लूड कर दिया। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पर एनम कितना इनकम होगा जिससे कहीं ना कहीं विभाग उनकी मदद कर सके? राइट, 2.5 लाख जो उनको लिए पर एनम की इनकम का बाहर रखा गया है, तो ये अच्छा है स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को भी ऐड किया गया है ताकि वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट अवेल कर सकें। फिर डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग का। जैसे मैंने पेंशन का जिक्र किया, वैसे ही सिमिलरली स्कॉलरशिप, चाहे उसमें आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें 10th तक का, उसके बाद हम 10th ऑनवर्ड्स जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, और मोरोवर माइनॉरिटीज़ को भी कवर करते हैं। तो तमाम कैटेगरीज में, चाहे वो फिजिकली चैलेंज में है पर्सन की शादी के आपने जिक्र किया, हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। तो हम जब पेंशन्स की अगर जिक्र करें तो उसमें ओल्ड एज पेंशन्स का, दैन डिसेबिलिटी पेंशन्स का, और वुमेन इन डिस्ट्रेस जिसको विडोज़ में हम कवर करते हैं, उन सब पेंशन्स को हम कवर करते हैं। कल्याण विभाग या फिर जिसको हम कहते हैं कि सोशल वेलफेयर बहुत सी लाभकारी योजनाएं जनता के लिए लाता है, जिससे जनता जो है काफ़ी लाभ उठाती है। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो जनता कहीं ना कहीं उससे अवेयर नहीं होती, यानी कि वो जागरूक नहीं होती और उनको ये पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से यहाँ पर एक विभाग आपके लिए बिल्कुल समय समय पर काम कर रहा है और किन योजनाओं को आपका लाभ मिल सकता है। हमारे साथ अभी एक ऑफिसर मौजूद है और ये तहसील सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं और ये साफ तौर पर कुछ ऐसी योजनाएं आपके सामने रखेंगे जिसका आप लाभ आने वाले समय में उठा सकते हैं। तो मंजीत जी मेरे साथ है। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एक बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर अगर हम कहें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्डन भी होता है। जब एक ओल्ड एज आती है किसी भी व्यक्ति की, तो ओल्ड एज पेंशन के लिए सबसे पहले आपकी तरफ नजरें होती है। क्या प्रोसीजर रहता है और किस तरह से आप वो तमाम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लाभ पहुँचाते हैं? मैं मंजीत सिंह, तहसील सोशल वेलफेयर जम्मू। जैसे आपने जिक्र किया कि समाज कल्याण विभाग पर्टिकुलर या पेंशन्स की अगर जिक्र करें तो उसमें ओल्ड एज पेंशन्स का, दैन डिसेबिलिटी पेंशन्स का, और वुमेन इन डिस्ट्रेस जिसको विडोज़ में हम कवर करते हैं, उन सब पेंशन्स को हम कवर करते हैं। तो ओल्ड एज में 60 ईयर्स एंड अबव जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे पास पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैन विडोज़, डेस्टिट्यूट्स, डाइवोर्सी केसेस वो अप्लाई कर सकते हैं। दैन जो फिजिकली चैलेंज पर्सनस हैं वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। तीनों ही केसेस में जो पेंशन का अमाउंट है 1000 रुपीज़ पर मंथ है। चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर उनको कवर करते हैं, चाहे हम यूटी की स्कीम के अंडर कवर करते हैं, द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस रिमेन सेम, दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर मंथ। तो हमने पीछे बहुत सारे केसेस थे पेंडिंग, तो काफ़ी सारे केसेस निकाले हैं। इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, जो कोविड के पीरियड दौरान भी हमने सोशल वेलफेयर ने नो डाउट बहुत ही अच्छा काम किया, और इनफैक्ट हमने जो काफ़ी पेंडिंग केसेस निकाले हैं 16,000 केसेस प्लस हमने एक फेज़ में निकाले। दैन रिसेंटली हमने 7,902 केसेस जो है सेकंड फेज़ में इंक्लूड किए हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द पेंडिंग केसेस हैव बीन कवर्ड, एलिजिबल केसेस हमने कवर कर लिए हैं। जो भी लेफ्ट आउट केसेस हमारे पास रह रहे हैं, तो जैसे ही हमें फंड्स अवेलेबल होंगे, वी आर वर्किंग ऑन दैट। जैसे ही फंड्स अवेलेबल रहेंगे तो वी विल ट्राई कि वी विल लीव नो पर्सन अनकवर्ड। जो भी एलिजिबल केस किसी को अप्लाई करना हो इस प्रोसीजर के तहत, तो क्या वो पूरा यहाँ पर प्रोसीजर रहता है, क्या फॉर्मेलिटीज रहती है जिसके जरिए आप तक वो डॉक्यूमेंट्स पहुँच सकते हैं और आगे वो लाभ उठा सकते हैं? जी, जैसे अब मैंने जिक्र किया कि ओल्ड एज पेंशन के लिए, उसके लिए हमको एज का प्रूफ चाहिए होता है। इन यूटीज जो स्कीम जो हमारी उसमें है 55 ईयर्स जो फीमेल की एज होनी चाहिए, प्लस 60 ईयर्स इज़ द एज फॉर मेल। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है हमारे दोनों ही कैटेगरीज में, एनएसएपी में 60 ईयर्स ही एज आती है फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। तो हम देख लेते हैं कि वो पर्सन है किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो उसमें उनका इनकम का प्रूफ चाहिए होता है। इफ़ ही और शी इज़ बीपीएल, तो उनको इनकम प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बीपीएल कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द तहसीलदार कंसर्न जो है वो अटैच करना पड़ता है। एज का प्रूफ हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और साथ में उनको जो जेके बैंक और जेके ग्रामीण बैंक का अकाउंट अटैच करना पड़ता है, क्योंकि पेंशन सारे ईपीटी मोड पे है, इसलिए 16 डिजिट अकाउंट नंबर इज़ मस्ट। तो जिन सब की एप्लीकेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ जो कोर्ट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट रहती हैं, करते हैं कि सारे पेंडिंग केसेस क्लियर हो जाएँ। तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स अपने हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द व्यूअर्स, हमारे पास 4 तहसील्स हैं जम्मू में। बेनिफिशरी कैन अप्रोच तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस अखनूर, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस आरसपुरा, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस बिश्नौर एंड तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस जम्मू। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू 4 तहसीलों के ज़रिए रन करता है। बेनिफिशरी किसी भी स्कीम में बेनिफिट अवेल करने के लिए, चाहे वो पेंशन के लिए कहें, चाहे हम स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम जिसमें गरीब लड़कियों को मैरिज के टाइम पे बेनिफिट मिलता है, उस स्कीम की बात करें,
चाहे हम और भी कोई स्कीम्स की बात करें, चाहे प्रोस्थेटिक एड्स की बात कर रहे हैं हम डिसेबल पर्सनस के लिए, तो किसी भी स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपने कंसर्न तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में तहसील अफसर साहिबान को मिल सकता है, और जो कोर्ट फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड हैं वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी सबमिट कर सकते हैं जी। तो अब शिक्षा के ऊपर आते हैं कि शिक्षा के लिए ये जो विभाग है वो किस तरह से आगे बढ़ा रहा है तमाम युवाओं, क्योंकि पढ़ना सबको ही जाता है, लेकिन वो एक फाइनेंशियली जो होता है इम्बैलेंस होता है लाइफ में, या फिर वो फैमिली में इम्बैलेंस होता है, तो उसके ज़रिए कहीं ना कहीं आप पर भी नज़रें रहती हो, क्या इसमें भी आप मदद कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पुट अप किया है जी। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उन सब स्टूडेंट्स को जो आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग का। जैसे मैंने पेंशन का जिक्र किया, वैसे ही सिमिलरली स्कॉलरशिप, चाहे उसमें आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें 10th तक का, उसके बाद हम 10th ऑनवर्ड्स जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, और मोरोवर माइनॉरिटीज़ को भी कवर करते हैं। तो तमाम कैटेगरीज में, चाहे वो फिजिकली चैलेंज में है पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट हम बात करें, चाहे वो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को भी ऐड कर दिया गया है। तो इन तमाम कैटेगरीज में प्री मैट्रिक एज वेल एज पोस्ट मैट्रिक एंड माइनॉरिटीज़ को भी हम कवर करते हैं, ताकि जो होनहार बच्चे हैं उनको आगे पढ़ने में डिपार्टमेंट सहायता कर सके, ताकि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से उनकी स्टडी सफल ना हो। तो किस तरह के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी अगर कोई OBC क्लास से ताल्लुक़ रखता है या SC ST से रखता है, तो उनको किस तरह की फॉर्मेलिटीज से गुजरना देखिए, ये पड़ेगा? सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो अपना बच्चा है अपना स्कूल में, कंसर्न स्कूल में अपने एप्लीकेशन सबमिट करेगा। जो प्री मैट्रिक है वो ऑफलाइन मोड से चलती है, जो पोस्ट मैट्रिक है वो ऑनलाइन मोड से चलती है। तो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अपनी सबमिट करनी है थ्रू पोर्टल या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इन केस ऑफ प्री मैट्रिक। तो स्कूल्स के ज़रिए ही एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं प्री मैट्रिक के लिए। बाकी पोस्ट मैट्रिक में बच्चा ऑनलाइन अप्लाई करेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑनलाइन चल पड़ती है। वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता है थ्रू स्कूल एज वेल एज थ्रू डिपार्टमेंट। प्री मैट्रिक में ऑफलाइन मोड से, पोस्ट मैट्रिक में ऑनलाइन ये मोड भी से। बहुत कहा जा रहा था कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है भारत सरकार उनको इंक्लूड क्यों नहीं करते, एक बहुत बड़ी मांग थी और इस बार इंक्लूड कर दिया। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पर एनम कितना इनकम होगा जिससे कहीं ना कहीं विभाग उनकी मदद कर सके? राइट, 2.5 लाख जो उनको लिए पर एनम की इनकम का बार रखा गया है। तो ये अच्छा है, स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को भी ऐड किया गया है, ताकि वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट अवेल कर सकें। तो इन तीनों कैटेगरीज में, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में, SCs में, OBC में और मोर फिजिकल चैलेंज पर्सनस को भी जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट गवर्नमेंट अवेल करवा रही है। और मैं वही दोबारा जिक्र करना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा अपनी बात, चाहे आप पेंशन्स की बात करें, चाहे आप स्कॉलरशिप की बात करें, ये इवन ड्यूरिंग कोविड पीरियड, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी डिपार्टमेंट ने स्कॉलरशिप के केसेस को भी प्रोसेस किया और पेंशन के केसेस को भी प्रोसेस किया। दोनों ही काम साइमल्टेनियस चलते रहे और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें बेनिफिट अवेल किया है। बहुत सी ऐसी बेटियां हैं देश की जो कहती हैं कि पैसों की कमी के कारण शादियां नहीं हो पाती हैं, तो ये डिपार्टमेंट कैसे फाइनेंशियल एक सपोर्ट करता है उन तमाम पेरेंट्स को जिससे उनकी बेटियों का घर बच सके? हाँ, इसके मैं दो पहलुओं पे इस बात को देखना चाहूँगा। एक तो जो गरीब लड़कियों की शादी के आपने जिक्र किया, हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। तो हम समाज स्कीम के अंडर भी जो गरीब लड़कियां हैं, आइडेंटिफाइड पुअर गर्ल्स हैं, जिनको कि एक आइडेंटिफाई पुअर गर्ल्स का सर्वे हुआ, उसमें जो गरीब लड़कियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो जब उनकी मैरिजेबल एज होती है दे कैन अप्लाई टू द डिपार्टमेंट, और उस केस में उनको 25,000 प्लस 5 ग्राम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गोल्ड दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 38,500। तो उस केस में वो 38,500 का बेनिफिट अवेल कर सकती हैं। काफ़ी सारे हमने केसेस किए भी हैं, पर उसमें एक जो मैंडेटरी कंडीशन रहती है कि वो आइडेंटिफाइड पुअर गर्ल होनी चाहिए। कुछ लेफ्ट आउट केसेस रह गए थे जो कवर नहीं हो पाए थे, सर्वे में कवर नहीं हुए थे। डिपार्टमेंट ने दोबारा एक प्रोसेस इनिशिएट किया था और एक बहुत ही ब्रॉडर सर्वे करवाया गया। तो जैसे ही जो न्यू सर्वे है, फ्रेश सर्वे है, उसको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आई थिंक बहुत सारे जो लेफ्ट आउट केसेस हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। अगर उस सर्वे में कोई चाहता है कि उनका नाम और रियली वो एक पुअर गर्ल है, तो वो किसको अप्रोच करे, किसको वो जिम्मेदारी दी गई है आपने पूरे सर्वे कंडक्ट करने की? इसमें जो ग्राउंड लेवल पे जिम्मेदारी तय की गई है, बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो हैं CDPO साहब, उन्होंने अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज रहते हैं, चाहे वो आप रूरल बेल्ट की बात करें, चाहे आप अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो राइट फ्रॉम वार्ड टू विलेज, आंगनवाड़ी वर्कर्स को डिप्यूट किया गया था कि वो एक ब्रॉडर सर्वे करें और जो भी पुअर गर्ल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका सर्वे में नाम इंक्लूड किया जाए। हाँ, किसी का नाम अगर नहीं सर्वे में ऐड हुआ है तो वह अपने कंसर्न CDPO या फिर अपने जो नज़दीकी आंगनवाड़ी वर्कर होंगे उनको मिलके अपना नाम इंक्लूड करवा सकते हैं सर्वे में। तो दूसरा मैं जिक्र करना चाहूँगा, मैंने आपको कहा 2 पहलू हैं इस चीज़ के। एक तो हो गया मैरिज के टाइम पे असिस्टेंस प्रोवाइड करना,
दूसरा हम कहेंगे महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। उसमें हमारे पास सोशल वेलफेयर सेंटर्स हैं, लेडी वोकेशनल सेंटर है। तो डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि जो लड़कियां हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट रह सकें। इसमें हम टेलरिंग, कटिंग, निटिंग की डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है वोकेशनल कोर्सेज में। तो हमारे काफ़ी सोशल वेलफेयर सेंटर्स थ्रू आउट स्टेट रन कर रहे हैं। यहाँ पर लड़कियाँ आकर वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर सकती हैं और ख़ुद अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कर सकती हैं। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर हमारे साथ मनजीत सिंह जी थे और बहुत सी अहम जानकारी उन्होंने आप तक पहुंचाई। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की तमाम योजनाओं का लाभ आप ले सके तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपके साथ है, ये ऑफिसर आपके साथ हैं। तमाम जानकारी को आप देखें, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरी तरह से यहाँ पर फिल करें, उसके बाद डिपार्टमेंट बिल्कुल आपके लिए सामने। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।